हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम स्टीरियो केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर द CSIR नेट एग्जामिनेशन कवर करेंगे फॉर द सेशन दिसंबर 2024 और जून 2025। दिसंबर वाले जो कि फरवरी 2025 में आपका पेपर हुआ था। इसमें अगर क्वेश्चंस देखो तो पहला क्वेश्चन जो है वो फरवरी 2025 का हम डिस्कस करेंगे और इसमें ये दो कंपाउंड्स दिए थे और पूछा था कि आइडेंटिकल होंगे, इनेंशियोमर्स होंगे, डायास्टीरियोमर्स होंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स रहे होंगे। तो अगर देखो हम इन सभी में रिलेशन देखें तो एक टोपोसिटी वाला जो कंसेप्ट आपको पता है, टोपोसिटी के अकॉर्डिंग आप करते हो, अगर वो एक्सिस से रोटेट कर जाएं, अगर हम इसकी तीनों कंडीशंस देखें, अगर हम इसकी तीनों कंडीशन देखें, अगर हम टोपोसिटी की बात करते हैं, उसी हिसाब से आपका इसमें आंसर आता है, उसी हिसाब से इसमें आंसर आता है। यानी कि अगर एक्सिस से रोटेट कर गए तो वो होमोटोपिक यानी कि आइडेंटिकल होंगे। इसके अलावा अगर वही चीज, चलो हम लिख के डिस्कस कर लेते हैं, टोपोसिटी वाली हम बात कर रहे थे। तो इसमें अगर इफ बाय पासिंग एनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कोई भी हम CN कितनी भी पास करा ले, अगर हमें सेम कंपाउंड मिल जाए, अगर हमें सेम कंपाउंड मिल जाता है दैट मीन्स वो आइडेंटिकल होंगे। यानी कि अगर वो दोनों कोई एटम्स H या HB या CH3 कुछ भी दे दे तो वो होमोटोपिसिटी की हम बात करते हैं। और इसी तरीके से दो और कंडीशंस जो एनेंशियोटॉपिक की होती है, उसमें अगर कोई भी एक्सेस पास नहीं करी किसी भी सिस्टम में, सबसे पहले आप होमोटोपिक देखोगे, उसके बाद हम बाकी ऑप्शंस देखेंगे। यानी कि अगर हमें कोई भी एक्सेस नहीं मिली तो फिर हम पास करेंगे प्लेन। इफ बाय पासिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, इफ बाय पासिंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने से अगर वो दोनों सिस्टम्स, मान लो अगर हम टोपोसिटी HA या पूरे कोई सिस्टम की अगर हम निकाल भी रहे हैं, HA मान लो या HB या कोई भी हम मान लो, अगर ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर जाएं सिस्टम्स या पूरा का पूरा मॉलिक्यूल, उस केस में वो इनेंशियोटोपिक कहलाता है, उस केस में वो इनेंशियोटोपिक कहलाता है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने पे अगर वो एटम्स बाइसेक्ट कर जाएं, उसी के ऊपर से प्लेन कट के निकल जाए, तो वो कहलाएंगे आपके डायास्टीरियोटोपिक। देन इन दैट केस वो डायास्टीरियोटोपिक कहलाएंगे। और इसके अलावा कोई और केस भी बने, इन एनी अदर केस, मतलब कुछ भी रिलेशन ना आ रहा, इन एनी अदर केस, तो वो भी डायास्टीरियोटोपिक ही आपके कहलाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स में तो एटम्स का अरेंजमेंट ही बदल जाता है। तो पहले अगर देखो तो एटम्स का अरेंजमेंट, इथाइल और इथाइल, इथाइल और ब्रोमीन दोनों जस्ट अपोजिट ट्रांस में हैं तो वो सेम है। ब्रोमीन के जस्ट बगल में क्लोरीन है, वो भी ठीक गिवन है। तो यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स तो नहीं है। अब हम बात करें, अगर ये पहली कंडीशन होमोमर्स यानी कि अगर हम आइडेंटिकल चेक करने जाएं तो इसमें हमें सेम कॉन्फ़िगरेशन लेके आना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए ये नंबर 1 कंपाउंड है और ये रहा नंबर 2, तो फर्स्ट को अगर हम रोटेट करें, रोटेट नहीं, अगर हम इसका थोड़ा सा चेयर फॉर्म पे लेकर आए, क्योंकि ये चेयर फॉर्म है, तो चेयर फॉर्म में अगर बनाने की कोशिश करते हैं, इथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ है तो इथाइल को ऊपर बना लो, और ब्रोमीन ऑपोजिट में ऊपर की तरफ है तो ये ब्रोमीन ऊपर चला गया, जस्ट बगल में क्लोरीन नीचे की तरफ है तो ये क्लोरीन आ गया। अब देखो अगले सिस्टम में इथाइल ग्रुप नीचे की तरफ है, तो एक काम करते हैं, इसमें अगर हम 180 डिग्री C2 पास करें अगर, और C2 पास होगी कहां से, C2 पास होगी कहां से, यही बीच से ही पास करी जाएगी, इसके जस्ट बीच से ही हम ये C2 पास कर रहे होंगे। ये C2 हम 180 डिग्री रोटेशन करवाएंगे तो अब जो बनेगा कंपाउंड वो क्या बन जाएगा, ये वाली इथाइल ग्रुप जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये जो रिंग में ये क्लोरीन और ब्रोमीन की पोजीशन जस्ट बदल जाएंगी, क्लोरीन और ये ऊपर वाला इथाइल नीचे आ गया। लेकिन एक्सियल वाला रिंग को अगर फ्लिप कराते हो तो एक्सियल वाला एक्सियल ही रहता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही रहते हैं, तो ये दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही रहेंगे। और जैसे ये एक्सियल था ये एक्सियल ही रहा, ये इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही रहेगा। तो क्लोरीन ऊपर से नीचे आ गया, ब्रोमीन रहा ये रहा। अब देखो अगर फर्स्ट और सेकंड में इथाइल ग्रुप को दूसरी तरफ लेके जाएं अगर, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी इसकी, यही सेम मॉलिक्यूल में एक और C2 पास कर दूं,
कहाँ से पास करेंगे इस बार, ये हम पास करेंगे यहाँ बीच से, मॉलिक्यूल के, ये मॉलिक्यूल के बीच से हम C2 पास करेंगे, मतलब ये मॉलिक्यूल को फ्लिप कर दो, इथाइल आ जाए इस साइड और क्लोरीन ब्रोमीन दूसरे साइड चले जाए। तो अब ये फ्लिप अगर कराते हो तो पोजीशंस क्या रही होंगी, ये फ्लिप कराने पर इथाइल आ जाएगा इस साइड और ये ब्रोमीन और क्लोरीन दूसरे साइड, ये रहा ब्रोमीन और ये रहा क्लोरीन, तो ये अल्टीमेटली फर्स्ट वाला ही कंपाउंड है। तो क्या हमें ये फर्स्ट की तरह सेकंड की तरह मिला, बिल्कुल। आप देखोगे पूरी की पूरी रिंग इथाइल इथाइल एक तरफ, ब्रोमीन और क्लोरीन जस्ट एक जैसे आपको स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, ये दोनों के दोनों जस्ट एक जैसे हैं, यानी कि ये आइडेंटिकल ही हैं दोनों मॉलिक्यूल्स। देखो अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री सॉरी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पास करने का मतलब होता क्या है, उसी एक मॉलिक्यूल को आप अलग अलग नजरिए से देखने की कोशिश कर रहे हो कि क्या किसी भी नजरिए से आपको दूसरे की तरीके से मिल जाए। कोई एटम्स हमने फ्लिप नहीं करे, ना एक्सियल को इक्वेटोरियल में लेके गए, जैसा था मॉलिक्यूल जस्ट घुमा के हमने देखने की कोशिश करी है कि क्या वो दूसरे की तरह मिल रहा है, मिल जाएगा तो वो आइडेंटिकल कहलाएगा, तो इसका आंसर आइडेंटिकल ही होगा, ना एनेंशियोमर्स ना ही डायास्टीरियोमर्स। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब नेट फरवरी 2025 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही काफी तगड़ा सा है क्योंकि ये सीधा सीधा आपका स्टैंडर्ड बुक रेफरेंस से ही आंसर आता, बिकॉज ये जो सिस्टम है ये 6 मेंबर की रिंग वाला है और 6 मेंबर की रिंग वाला सिस्टम है और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप्स की पोजीशन आपको बतानी है कि मोस्ट स्टेबल कौन सी रही होगी। अगर बात करी जाए टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप की तो ये होता है एक बल्की लीगेंड, और इन जनरल बात करी जाए तो ये फेवर करता है इक्वेटोरियल साइड्स को, जिससे ये स्टेबल रहे, बिकॉज इक्वेटोरियल साइड्स पे हिंड्रेंस नहीं लगता। लेकिन इस नाइट्रोजन पे तो लोन पेयर भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसमें एनोमेरिक इफेक्ट भी लगता है। इस सिस्टम पे एनोमेरिक इफेक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल। और एनोमेरिक इफेक्ट कहता क्या है, एनोमेरिक इफेक्ट के अकॉर्डिंग एक्सियल ज्यादा स्टेबल होती है, एक्सियल पोजीशन पे ये फेवर करता है। तो मतलब दोनों जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट बता रहे हैं, दोनों जस्ट ऑपोजिट बता रहे हैं। अगर हम ये एक इफेक्ट लेके चलते कि बल्कि वाली साइड्स, बल्कि ग्रुप्स हैं इक्वेटोरियल में स्टेबल होंगे, तो सारे इक्वेटोरियल वाला जो कि ये ए ऑप्शन है ऑल इक्वेटोरियल वाला, ये स्टेबल होता। और जो एनोमेरिक इफेक्ट कह रहा है कि सारे एक्सियल वाले, तो ये ऑल एक्सियल वाला स्टेबल होना चाहिए था। तो यानी कि दोनों इफेक्ट को आपको कंसिडर तो करना पड़ेगा, तो ना ही दोनों इक्वेटोरियल वाले, मतलब कि ऑल इक्वेटोरियल भी स्टेबल नहीं बनेगा और ना ही ऑल एक्सियल वाला स्टेबल बनेगा, ना ही ऑल एक्सियल ना ही ऑल इक्वेटोरियल। तो ए और बी तो सॉरी ए और सी तो नहीं होंगे, ए और सी नहीं होंगे। अब पॉसिबिलिटी क्या बनती है स्टेबिलिटी की, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक एक्सियल जाए और 2 इक्वेटोरियल, क्योंकि बल्कि ज्यादा इफेक्ट है भाई, बल्कि ग्रुप्स बहुत ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। तो ऐसी अगर हम स्ट्रक्चर को बनाएं तो पॉसिबिलिटी देखो, अगर ये स्ट्रक्चर ये रहा आपका 2 इक्वेटोरियल और एक एक्सियल वाला, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो बनेगा कैसा, ये टर्शरी ब्यूटाइल 2 इक्वेटोरियल बना लिए और ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप हमने एक एक्सियल पे बना लिया। अब इसमें ये वाले ग्रुप्स तो हमारे इक्वेटोरियल पे आके स्टेबल हो गए और ये एक नाइट्रोजन यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल में एनोमेरिक इफेक्ट भी लगा लेगा। तो ओवरऑल एक एक्सियल और 2 इक्वेटोरियल वाला बेस्ट स्टेबलाइजेशन दिखाएगा। और इसी तरीके से अगर हम बात करें ये लास्ट वाले में 2 एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल, ये पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम एनर्जी, थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी की होगी, दैट मीन्स लेस स्टेबल हो जाएगी। तो आंसर सिर्फ बी ऑप्शन इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब ये आपको 3 कंपाउंड्स गिवन है प्रोपेनल के और आपको कॉन्फॉर्मेशंस की स्टेबिलिटी बतानी है, ऑर्डर बताना है स्टेबिलिटी का। तो अब देखो, अगर हम इन सभी की स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताएं तो हम इनको थोड़ा सा ऐसे कॉन्फॉर्मेशन में बना लें जिससे हमें इनकी स्टेबिलिटी एनालाइज करना आसान हो जाए। तो हम इन्हें कन्वर्ट करने वाले हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में। न्यूमैन में जब कन्वर्ट करोगे तो ये एक आगे वाला जो कार्बन, मान लो हम इस कार्बोनिल को कंसिडर कर रहे हैं, तो ये रहा डबल बॉन्ड, या फिर ये वाला अगर आगे का लेते हो तो ये रहा आगे मिथाइल ग्रुप और ये रहे 2 हाइड्रोजन्स, ये रहे 2 हाइड्रोजन्स।
और ये साफ साफ नजर आ रहा है मिथाइल के जस्ट पीछे ये CO है, दैट मीन्स ये एक्लिप्स्ड है। तो जब इसमें बनाओगे तो पीछे जस्ट इसके डबल बॉन्ड O बना देना, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन उसी एक प्लेन से आप ये निकाल देना, ये बन गया एक पहला वाला, ये A केस का बन गया। दूसरा अगर बनाते हो, दूसरे वाले केस में फिर से वही पॉसिबिलिटी, लेकिन अब ये डबल बॉन्ड O के जस्ट अपोजिट में है हाइड्रोजन, तो ये जस्ट अपोजिट में है हाइड्रोजन, और ये रहा मिथाइल ग्रुप, और ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा डबल बॉन्ड O, और इसमें से निकलता हुआ ये रहा हाइड्रोजन। ये सिस्टम बना है बी ऑप्शन में। और लास्ट वाला अगर सी ऑप्शन बनाओगे देन अगेन इट इज एक्लिप्स्ड। और ये वाला क्या था, ये वाला स्टैगर्ड था, ये स्टैगर्ड था। अब लास्ट वाला अगर बनाते हैं तो आगे की तरफ ये है हाइड्रोजन, और इसमें ये हाइड्रोजन, और ये रहा मिथाइल ग्रुप। इसी तरीके से ये बना दो पीछे की तरफ डबल बॉन्ड, और ये रहा H, डबल बॉन्ड और H। देखो वैसे देखने में हमें इन जनरल पता है कि स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। अब इसमें अगर हम इन जनरल बात करें, अगर हम इन जनरल बात करते हैं तो स्टेबिलिटी जो होती है वो स्टैगर्ड की ज्यादा होती है, ये स्टेबिलिटी स्टैगर्ड की ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू एक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। तो ये इसका रीजन अगर आप देने जाओगे, इसका रीजन होता है ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें एक्लिप्स्ड ज्यादा स्टेबल बनती है, बट इन केस ऑफ, वो सारे 3 केसेस देख लो, बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्कोहल्स, इन तीनों के केसेस में अगर हम स्टेबिलिटी देखते हैं, इनके केसेस में स्टेबिलिटी एक्लिप्स्ड वाले की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर्ड टू स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन, और इसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला फैक्टर। तो इस वजह से हम अगर इस केस में देखें प्रोपेनल है, दैट मीन्स कॉमन नाम है, ये है क्या, प्रोपेन एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड है, मतलब जो हमने अभी देखा कि एक्सेप्शनल केसेस वाले वही फैक्टर लगेगा, यानी कि जो ए वाला है एक्लिप्स्ड ये ज्यादा स्टेबल होगा, बी वाला स्टैगर्ड है तो ये तो लीस्ट स्टेबल होगा, और ये वाला भी एक्लिप्स्ड है तो ये भी ज्यादा स्टेबल होगा। तो हमें एक आइडिया तो लग गया कि जो बी वाला है, स्टेबिलिटी का जब ऑर्डर देखने जाओगे तो जो स्टैगर्ड वाला है अभी तो वो लीस्ट हो जाएगा। अब हम ए और सी में कंपैरिजन कराएं तो जितना ज्यादा यहाँ पे पीछे बल्कि ग्रुप लगा होगा वो उतना ज्यादा उसको स्टेबलाइज करेगा, तो इसी वजह से, और दूसरा चिलेशन भी लगता है यहाँ पे, तो मिथाइल और ए सबसे ज्यादा स्टेबल, और फिर एक सेकेंड यहाँ पे सी लिख दिया क्या हमने, नहीं भाई, ये रहा स्टैगर्ड वाला बी ऑप्शन में सबसे लीस्ट, और उसके बाद ए आ जाएगा, और लास्ट में रहेगा ये रहा सी ऑप्शन। बिकॉज एक और फैक्टर होता है यहाँ, हाइड्रोजन, ये एक्स में आपको कोई रिपल्शन नहीं होंगे, लेकिन हाइड्रोजन मिथाइल में थोड़ी एनर्जी आ जाएगी जिसकी वजह से स्टेबिलिटी घट जाएगी। और जो यहाँ हम एक्लिप्स्ड की स्टेबिलिटी बता रहे हैं वो किस वजह से बता रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस ओ ग्रुप, इन ग्रुप्स की स्टेबिलिटी आ रही है, और यहाँ पे ये तो एनर्जी बढ़ा देगा, ये ग्रुप इसकी एनर्जी बढ़ा देगा, लेस स्टेबल कर देगा उसे, तो सी बाद में आएगा, ए पहले आएगा, तो ए सी बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है जो हमने पहले आइडेंटिकल वाला किया था, उसी के ही 3 हमने जो फंडे लिखे थे, होमोटोपिक के लिए, डायस्टीरियोटोपिक के लिए, एनेंशियोटोपिक के लिए, वही आप अप्लाई करके टोपोसिटी बतानी है किसकी, ये मिथाइल ग्रुप्स की टोपोसिटी बतानी है, और इसी तरीके से हर जगह आपको मिथाइल ग्रुप्स की ही टोपोसिटी इसमें बतानी है। अगर आप पहला ऑप्शन देखो, ये दोनों ही मिथाइल ग्रुप्स ऊपर की तरफ है, लेकिन ये प्लेन जो रिंग है, एक ये रिंग प्लेन में है और एक ये परपेंडिकुलर है, लेकिन तब भी अगर आप यहाँ बीच से प्लेन पास करो,
अगर आप तब भी यहाँ पर बीच से ये प्लेन पास करते हो और C2 एक्सिस पास करोगे, ये दोनों आपस में खुद को एक्सचेंज कर लेती हैं और दोनों खुद को एक्सचेंज कर लेते हैं, क्या होगा C2 पास करने पे ये दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप एक्सचेंज हो जाएंगे और सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सेम स्ट्रक्चर मिल जाएगा। दैट मीन्स ये क्या होंगे, होमोटोपिक होंगे, होमोटोपिक रहे होंगे। तो आंसर ए का हो जाएगा होमोटोपिक। अगला देखिए, इसमें अगर आप कोई एक्सेस पास करने जाओगे तो ये घूम के दूसरे साइड, ये नीचे की तरफ है मिथाइल और ये ऊपर की तरफ है, तो अब इस केस में आपके पास कोई एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, इस केस में एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। तो अब आएंगे हम नेक्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री पे। क्या यहां से प्लेन पास करते हो तो ये मिथाइल को इस साइड नजर आना चाहिए था, जो कि नहीं मिलेगा, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी। तो ये दोनों जब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है तो क्या होगा, ये डायस्टीरियोटोपिक हो जाएगा। लास्ट वाला सी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, सी का अगर हम ड्रॉ भी कर ले, एक बनाते हैं 5 मेंबर की रिंग, और ये रही एक पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ अगली रिंग, और ये है 5 मेंबर की रिंग, और इसमें दोनों ही मिथाइल एक ही रिंग पे हैं और दोनों के दोनों अबव हैं। देखो अगर इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करने जाते, सॉरी एक्सेस ऑफ सिमेट्री पास करते और C2 पास करते, तो क्या इसमें कोई C2 होती? ये मिथाइल ऊपर है, ये भी ऊपर, और C2 पास करने पर ऊपर वाला नीचे की तरफ चला जाता, यहां से पास करने पे ऊपर वाला नीचे। अब आप कहोगे पहले में ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहां हमने बीच से पास करी तो हमने ऐसे घुमाया है, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स एक आगे है और ये दोनों आगे हैं, इसको ऐसे घुमा दोगे तो नीचे चले जाएंगे, और ये ऊपर के ऊपर हमने इस तरीके से रोटेट किया है, यहाँ पे हम उल्टा जा रहे हैं, तो ये केसेस में दोनों मिथाइल ग्रुप क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री, सॉरी एक्सेस ऑफ सिमेट्री तो नहीं आएगी, मतलब होमोटोपिक तो नहीं होंगे। अगला अब यहाँ पे प्लेन अगर यहाँ से पास कर देंगे तो प्लेन ऊपर वाला मिथाइल ऊपर वाले को नजर हो जाएगा, रिफ्लेक्शन आ जाएगा, और रिफ्लेक्शन अगर आ गया है तो ये इनएंशियोटोपिक होंगे, ये इनएंशियोटोपिक होंगे। तो ये मैच कर जाएगा फर्स्ट से, ये वाला मैच कर जाएगा फर्स्ट से, तो यानी कि ए मैच कर रहा है सेकंड से, ए सेकंड से तो ये वाला काट दो और डी भी काट दो, बी वाला मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन से, तो ये रहा बी ऑप्शन करेक्ट। इतनी आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।